हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 17 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 दिन। अगर कोई सांसद 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो संसद द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची को। फिर क्वेश्चन नंबर 107, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 51। संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1954 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। 7वें और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। फिर क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। फिर क्वेश्चन नंबर 112, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का कहाँ उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका यानी प्रियम्बल में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अमान्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अमान्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 और कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम 1984 के द्वारा राजस्थान एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव सुधार से। फिर क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। फिर क्वेश्चन नंबर 121, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 124, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यही होता है कि यहाँ पर कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 125, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 126, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है दाखिल किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग 1983।
सरकारिया आयोग 1983 के अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल ही में राजनीति में भाग न लिया हो। फिर क्वेश्चन नंबर 128, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 129, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 130, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है, जबकि उनकी पेंशन भारत के समेकित निधि पर भारोपित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 131, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, तो इस वजह से संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर 3 उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में है, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और पंजाब उच्च न्यायालय आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 132, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्रों और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। विश्व न्याय परियोजना विधि का नियम सूचकांक जारी करता है और यह सूचकांक बताता है कि 128 देशों और न्यायालयों में घरेलू एवं विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर विश्व पर कानून का शासन किस प्रकार से देखा और अनुभव किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट के द्वारा। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट के लेखों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 135, विचारधाराओं के मार्गन्थाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आधिपत्य का विचारधारा। विचारधाराओं के मार्गन्थाउ वर्गीकरण में आधिपत्य की विचारधारा शामिल नहीं है। मार्गन्थाउ के अनुसार विदेश नीति की 3 विचारधारा है। पहला अस्पष्ट विचारधारा, दूसरा साम्राज्यवाद की विचारधारा और तीसरा यथापूर्व स्थिति की विचारधारा। फिर क्वेश्चन नंबर 136, किसने यह तर्क दिया है कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा बनाई गई दुनिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्माणवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है। फिर क्वेश्चन नंबर 138, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वेतन आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है, जबकि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से
किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैरी पार्कर फोलेट ने। मैरी पार्कर फोलेट ने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया। फिर क्वेश्चन नंबर 141, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र का। यह कथन बिपिन चंद्र के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आयोग। शाह आयोग का संबंध पिछड़े वर्गों से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय को दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव खोसला एवं अनंत पद्यानन। माधव खोसला एवं अनंत पद्यानायन भारत के उच्चतम न्यायालय को दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं। एक व्यक्तित्व इसका एक विधिक संस्था के रूप में है और दूसरा एक लोक संस्था के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 145, कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पी वर्धन। पी वर्धन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। प्रशासनिक विचारक मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा अरस्तू का कहना था। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस की इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।